तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में, है ना। इसका एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। हम लोग अब बारी आती है हमारे सेकंड पार्ट की। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है 11। क्या कहता है? तो कुछ इस तरीके से सर्किट गिवन है, ठीक है। ये है पी, ये हमारा क्यू, ठीक है। ये 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, ये 25 ओम और ये एक्स। अब क्या बोला है? वह बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स पी क्यू बीच में अगर हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे एज शोन इन फिगर बिलो। इट इज फाउंड दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। इससे कोई करंट नहीं जाएगा। अगर हम इससे बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा। अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर है। भाई अगर इससे कोई करंट नहीं जा रहा है तो हमारा वेटस्टोन ब्रिज होगा। वेटस्टोन ब्रिज होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 10/25 बराबर 10/x। तो हमारा 10 से 10 कट जाएगा, x कितना आ गया? 25 के बराबर आ गया। तो x हमारा 25, यानी कि ऑप्शन सी 25 ओम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है? दो बैटरीज गिवन है कुछ इस तरीके से। ये पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, ठीक है। ये ई और ये भी ई, और एक बैटरी है। पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, है ना, ई और ए बी ई, ठीक है। अब क्या बोला है? फिगर्स रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इन विच ऑफ द टू कॉम्बिनेशंस ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ग्रेटर। अच्छा, ईएमएफ ऑफ बैटरी हम लोग को बताना है। ईएमएफ ऑफ बैटरी कितना आ जाएगा? वो हमारा आ जाएगा ई प्लस ई, सीरीज में 2E, और ये पैरेलल में होगा। पैरेलल में होगा तो हमारा क्या होता है? सेम ही रहता है। तो यानी कि हमारा इसमें ईएमएफ का कितना आ जाएगा बैटरी का? ई। तो हमारा किसका ज्यादा है? सीरीज वाले का। पहले वाले कॉम्बिनेशन का क्या है? ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि इन विच ऑफ द टू कॉम्बिनेशंस, इस वाले कॉम्बिनेशन में हमारा क्या है? ईएमएफ ज्यादा है। फिर पूछा है व्हेन अ रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स पी एंड क्यू। अगर हम पी और क्यू के बीच में रेजिस्टर आर कनेक्ट कर दें कुछ इस तरीके से, एंड कुछ इस तरीके से अगर हम रेजिस्टर पी एंड क्यू के बीच में, सॉरी, पी और क्यू टर्मिनल के बीच में रेजिस्टर कनेक्ट कर दें आर, तो पूछा है कि I1 एंड I2 आर द करंट फ्लोइंग थ्रू आर। तो हम लोग के आर ये है, अगर ये आर है तो इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है? इससे फ्लो कर रहा है करंट हमारा I1 और I2। I1 और I2 करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, तो हमें बताना है ऑब्टेन द रेशियो I1 बाय I2। तो I1 कितना हो जाएगा? I1 विल बी जितना ईएमएफ है बैटरी का, कितना 2E बाय आर। और I2 हमारा कितना हो जाएगा? I2 हमारा हो जाएगा जितना ईएमएफ है बैटरी का, E बाय आर। तो हम लोगों का I1 बाय I2 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2E बाय आर डिवाइड बाय ई बाय आर। तो आर से आर जाएगा, ई से ई जाएगा, 2/1, यानी कि हम लोग का ये आ गया 2:1। हम लोग का फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहता है? कुछ इस तरीके से सर्किट गिवन है, ठीक है। और, है ना, और क्या है बीच में? ऐसे, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है? यहाँ पे इससे करंट जा रहा है आई, ठीक है। ये जा रहा है 3 एम्पियर और ये जा रहा है 4 एम्पियर, ओके। अच्छा, और क्या बोला है हम लोगों से? ये हमारा P, ये हमारा Q, ये हमारा S, ये हमारा R, ठीक है। ये है 10 वोल्ट की बैटरी, ये है E, ठीक है। और क्या बोला है हम लोगों से? ये है 4 ओम और ये हमारा 1 ओम, ठीक है। हम लोगों के पास ये सारी डिटेल्स गिवन है ऑलरेडी। और ये भी बीच में कितना, ये हमारा 2 ओम है, ठीक है। तो हम लोग को ये डिटेल्स गिवन है। अब क्या पूछा है? अप्लाई किरचॉफ्स लॉज टू कैलकुलेट। हम लोग को किरचॉफ के लॉ हम लोग को अप्लाई करने हैं। क्या कैलकुलेट करने के लिए? करंट आई फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रेजिस्टर। इससे करंट आई फ्लो हम लोग को बताना है। आई की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हम लोग को पहले से क्वेश्चन में गिवन है। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, 3 एम्पियर ऐसे आ रहा है और 4 एम्पियर आगे को जा रहा है। 3 एम्पियर ऐसे आ रहा है, 4 एम्पियर आगे को जा रहा है। तो पक्की बात है हमारा बेसिकली, अगर हम क्या कह सकते हैं, अगर हम केसीएल लगाएं, केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि इस पॉइंट पर हमारा चार्ज कंजर्व रहेगा। केसीएल है पॉइंट क्यू। अगर हम पॉइंट क्यू पे केसीएल लगाएंगे तो जितना करंट आ रहा है, इस पे जितना करंट आ रहा है मतलब 3
एम्पियर प्लस आई, ये किसके बराबर होना चाहिए, जितना इससे जा रहा है, कितना 4, तो आई हमारे किसके बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर के। अच्छा, तो हम लोग को पहला अगर हम इसमें पॉइंट क्यू पे अगर हम केसीएल लगा देंगे तो हमारा आई कितना आ जाएगा, हमारा ये 1 एम्पियर आ जाएगा, तो इसको हम 1 एम्पियर लिख लेते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा 1 एम्पियर आ गया। फिर क्या पूछा है, ये हम लोग को ईएमएफ ऑफ द सेल ई हम लोग को ये भी बताना है, तो अब हम इसके लिए केवीएल लगा देंगे, केवीएल लगा देंगे दोनों लूप्स के लिए। तो केवीएल लगाएंगे, मान लेते हैं इस लूप के लिए कुछ ऐसे लगा दिया लूप में, और इस लूप के लिए हम लोगों ने कुछ लगा दिया किस तरीके से, ऐसे लगा दिया। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से। अब ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने लूप में कुछ ऐसे लगा दिया, तो अब हम लूप बना लेते हैं। ठीक है, अब अपने लूप वगैरह रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ऐसे है। ठीक है, ये 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 है ना, कुछ इस तरीके से। ये हमारा 4 ओम, 2 ओम, और ये मेरी 10 वोल्ट की बैटरी। अब ये जब हमारा ये क्या होता है, ये होता है बैटरी होती है, तो प्लस हम इधर लगाते हैं, माइनस हम इधर लगाते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, प्लस इधर माइनस इधर। ठीक है, बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल प्लस, इधर पे माइनस। अब हम लोगों ने कैसा लूप माना है, कुछ ऐसे। तो ऐसे अगर हम चलना स्टार्ट करें, मान लो की बात इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, तो हम चले चले चले, जहां एंट्री वहां प्लस, जहां से एग्जिट वहां माइनस, चले चले चले, जहां एंट्री वहां प्लस, जहां से एग्जिट वहां माइनस, चले चले यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, अब हम अपना करंट की इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर ऐसे फ्लो कर रहा है। अब करंट हमारी लूप के डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट से अगर चले चले चले, बाद वाला डायरेक्शन -4 इंटू, अगर करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, -4 इंटू 3, चले 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 -2 इंटू कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, देखो इसमें से 3 ऐसे आ रहा है, 3 नीचे को आ रहा है, और 1 ऊपर को जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, देखो इसमें देखो इसमें 3 ऐसे जा रहा है, 3 इधर को जा रहा है, और इसमें 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है ना। इसमें हमारा कितना फ्लो कर रहा है, इसमें हमारा 1 एम्पियर। इस वाले वायर में, सिर्फ इस वाले वायर की बात करें तो इसमें हमारा 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है ना। हमारा तो 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 ऐसे ऐसे आया आया आया, और हम लोग का यहाँ से आगे बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। 1 हमारा इसमें फ्लो कर रहा है, तो इसमें फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से। लेकिन लूप हमने माना किस डायरेक्शन में, लूप हमने मारा उल्टी डायरेक्शन में, और हमारा ऐसे मतलब, और हम लोग का ये कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब ये हमारी लूप की उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा 2, हम लोग का क्या आ जाएगा, इस समय हम -1 लगा देंगे ना। ये हम लोग के लूप की उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रा है ना, तो हम लोगों ने बाद वाला साइन लिया -2, और क्योंकि ये लूप की उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसके आगे -1 लगा दिया। उसके बाद हम चले चले चले, हम यहाँ से चालू किए थे -4 इंटू 3, क्योंकि 3 लूप के डायरेक्शन में है। फिर उसके बाद -2 इंटू -1, क्योंकि जो हमारा 1 एम्पियर है ये लूप की उल्टी डायरेक्शन। फिर चले चले चले, बाद वाला साइन +10 बराबर 0। तो इसको हम लिखेंगे क्या, -12, और वैसे इसको करने का फायदा क्या हुआ, -12 + 2 + 10, हम लोगों ने पहले लूप में लगाने का फायदा ही नहीं हो कुछ। -12 + 2 कितना होता है, -12 + 2 -10, और +10 बराबर 0। तो 0 बराबर 0, पहले लूप में तो लगाना ही नहीं था, सॉरी, है ना, इसमें लगाने कोई फायदा नहीं हुआ। अब दूसरे लूप में लगा के देखते हैं, दूसरे लूप में लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो पहले लूप पे लगा के वेरीफाई तो हो गया एटलीस्ट, ये भी सही बात है कि हम लोगों का किरचॉफ वोल्टेज लॉ वेरीफाई भी हो गया, इन केस किसी कंफ्यूजन हो कि कैसे हम लोग का सही आंसर आता है इसमें, है ना। तो ये है 1 ओम, इधर से आ रहा है 4 एम्पियर, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, इधर से जा रहा है कितना, 4 एम्पियर, है ना। ये हमारा कितना है, 2 ओम, ये हमारा ई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लो के बाद हमने कैसे माना है लूप, हमने लूप मान लिया है। चल इस बार लूप हम ऐसे इसी डायरेक्शन मान लेते हैं, ऐसे नहीं मानते, इसी डायरेक्शन मान लेते हैं, ऐसे, है ना, ये टॉप ऐसे। ठीक है, इसी डायरेक्शन में मान लिया, सेम ही डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से मान लो की बात है चलना स्टार्ट करें। किस पॉइंट से, अगर हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, जहां से एंट्री करी वहां प्लस, जहां से एग्जिट माइनस, प्लस माइनस, और देखो बैटरी में तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, कुछ इस तरीके से। अब हमने क्या करते हैं, फिर से यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, चले चले चले, -2 इंटू, क्योंकि ये हमारे लूप के डायरेक्शन में ये करंट, तो -2 इंटू 1, फिर उसके बाद चले चले -1 इंटू 4, क्योंकि ये भी लूप के डायरेक्शन में। फिर उसके बाद चले 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 +E बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा, -2 -4 +E बराबर 0। तो E हमारा फाइनली कितना आ रहा है, E हमारा आ रहा है 6 वोल्ट। तो हम लोग का बैटरी का वोल्ट कितना आ रहा है, EMF कितना आ रहा है, 6 वोल्ट की हमारी ये बैटरी है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, इसी के और वाले पार्ट पे। ठीक है, हाँ, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, E1 हम लोग कह देते हैं, E1 है हमारा 1.25 वोल्ट। ठीक है, E1 अगर हमारा 1.25 वोल्ट और बैलेंस पॉइंट मिला है हम लोगों को, यानी कि L1 हम लोग को कितना मिला है, 35 सेंटीमीटर पे।
अच्छा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, और हम लोग को बोला है 35 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द वायर इफ दिस सेल इज रिप्लेस बाय अनदर सेल, इस सेल को हम लोग किसी और सेल से रिप्लेस कर दें जिसका बैलेंस पॉइंट कितना है, L2 हम लोग को गिवन है 63 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम क्या कहेंगे, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल, तो E2 हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, E1 बाई E2 हमारा किसके बराबर होगा, हमारा L1 बाई L2 के बराबर हो जाएगा। तो E1 बाई E2 यानी कि 1.25 डिवाइड बाई E2 बराबर 35 बाई 63, है ना। ये हमारा 7 से जाएगा, 7 5 सा, ये बन जाएगा 7 9 सा, ठीक है। तो E2 हमारा कितना आ जाएगा, E2 विल बी, E2 इधर जाएगा 9 इंटू 1.25 डिवाइड बाई 5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बेसिकली क्या आ जाएगा, कितना 0.25, 0.25 है ना, सही आ रहा है ना। हाँ 0.25, so 9 इंटू 0.25, 0.25 होता है 1/4, तो 9/4 कितना होता है, 9/4 इज 9/4 इज 2.25, हाँ 2.25 वोल्ट्स, यस, है ना, यस 9/4 है ना, 9/4, हाँ। तो 2.25 वोल्ट्स आ गया हमारा किसका, E2 का ईएमएफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, हैरी सेट्स अप अ सर्किट एज शोन इन फिगर बिलो, है ना, ही मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरिएबल रेजिस्टर आर। तो हम लोग का जो हैरी है उसने क्या किया, आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, है ना, तो वेरिएबल विद एन इंस्ट्रूमेंट वाई, इंस्ट्रूमेंट वाई से क्या किया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया। ही ऑल्सो मेजर्स करंट आई, करंट आई को मेजर कर रहा है, करंट आई फ्लोइंग थ्रू आर विद अनदर इंस्ट्रूमेंट एक्स, एक्स के थ्रू क्या कर रहा है हमारा, वो करंट आई मेजर कर रहा है। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स एक्स एंड वाई, एक्स हमारा बेसिकली हो जाएगा एम मीटर, है ना, क्योंकि करंट मेजर करने के लिए एम मीटर का इस्तेमाल करेंगे, और हमें वोल्ट मेजर करने के लिए क्या, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन इजी सा। फिर यूजिंग द ग्राफ ऑफ वी अगेंस्ट आई, वी अगेंस्ट आई का ग्राफ गिवन है, कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल हमारा बेसिकली होता है जब हमारा करंट इन द सर्किट इज जीरो, करंट इन द सर्किट इज जीरो, उसको हम कहते हैं क्या, तब हमारे पास जो वोल्टेज आता है, वोल्टेज होता है टर्मिनल वोल्टेज, उसको हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो करंट हमारा जीरो, करंट हमारा जीरो है, उस केस में हमारा ग्राफ कहाँ पे, 2.5 पे, तो हमारा करंट इक्वल्स टू व्हेन करंट इक्वल्स टू जीरो, व्हेन आई इक्वल्स टू जीरो, टर्मिनल वोल्टेज बराबर ईएमएफ बराबर, क्योंकि आई टर्मिनल वोल्टेज बराबर ईएमएफ, क्यों, हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है ईएमएफ माइनस आई आर, है ना, आई आर वेयर आई इज करंट और स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। आई अगर हमारा जीरो हो जाएगा तो आई आर वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर आ गया, तो हमारा ईएमएफ कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो हम लोग कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो की बात है ये पॉइंट ले लें, अगर हम पॉइंट ले लें कुछ इस तरीके से, ये वाला या तो ले लेते हैं मान लो कि 1 पॉइंट, ये वाला, तो ये वाला कहाँ मीट कर रहा है, ये वाला हमारा मीट कर रहा है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, है ना, ग्राफ 1 पे अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर हम ग्राफ बनाएं तो 1, हम लोग का टर्मिनल वोल्टेज 1 आ रहा है कब, हमारे 0.3 करंट पे, है ना, 0.3 एम्पियर का करंट है, तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है 1। अच्छा, तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज कितना आ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है 1 वोल्ट्स, है ना, 1 वोल्ट्स। जब हमारा करंट कितना है, जब हमारा करंट कितना है, आई कितना है हमारा 0.3 एम्पियर, ओके। तो हम इसको कह सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है टीवी बराबर ईएमएफ माइनस आई स्मॉल आर। तो टीवी हम लोग का कितना आ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज 1 वोल्ट, ईएमएफ हम लोग फाइंड कर चुके हैं 2.5 वोल्ट, है ना, माइनस आई, आई हम लोग का कितना है 0.3 एम्पियर इस ग्राफ पे बात करें तो, और आर हम लोग को फाइंड करना है, तो इसको हम लिखेंगे, इसको इधर ले आएंगे 0.3 वोल्ट्स, सॉरी 0.3 आर बराबर 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 1 इज 1.5 वोल्ट्स। तो आर हमारा कितना आ जाएगा, आर हमारा आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 0.3, 1.5 डिवाइड बाय 0.3, ये हमारा आ जाएगा बेसिकली 5 ओम, है ना, हम लोग का 5 ओम आ जाएगा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनली कितना आ गया 5 ओम, ठीक है। तो होपफुली ये पार्ट समझे होगे, ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम लोग का ग्राफ गिवन है, ऐसे इसका J वर्सेस E का ग्राफ गिवन है, और ऐसे ग्राफ बना है किसका, ए पॉइंट, ये हमारा ए ग्राफ, ये हमारा बी ग्राफ, ठीक है। अब सॉरी, ये हमारा ए है नीचे वाला,
और ये हमारा बी है ऊपर वाला, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, अब हमसे बोला गया है द ग्राफ बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ करंट डेंसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइंग टू टू डिफरेंट मेटालिक वायर्स ए एंड बी। अच्छा, दो मेटालिक वायर्स हैं अलग अलग, ए और बी, उनका जे वर्सेस ई का ग्राफ बनाया गया है, मतलब हमारा ये करंट डेंसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, विच वन ऑफ द वायर्स ए और बी हैज हायर रेजिस्टिविटी, इनमें से हायर रेजिस्टिविटी किसकी है। अच्छा, तो हम लोग पहले इसके बीच में कोई रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है जे और ई के बीच में तो उसको लिख लेते हैं। हाँ भाई, एग्जिस्ट करता है। जे बराबर क्या होता है हमारा सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई होता है। इसका मतलब जे बाय ई हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जे बाय ई को हम लिख सकते हैं सिग्मा, और जे बाय ई हमारा क्या हो जाएगा इस ग्राफ का स्लोप। तो हम लोग का इस ग्राफ में जो जे बाय ई है यानी कि स्लोप है, वो स्लोप हम लोग को सिग्मा देगा। सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी, और हमारा रो क्या होता है, हमारा रो यानी कि रेजिस्टिविटी पूछा है, रेजिस्टिविटी होता है 1/सिग्मा। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका सिग्मा ज्यादा, तो स्लोप किसका ज्यादा है, बी का, तो सिग्मा किसका ज्यादा हो जाएगा, बी का। इसका मतलब कंडक्टिविटी किसके ज्यादा है, बी की, और कंडक्टिविटी अगर बी की ज्यादा है तो हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, ए की, है ना, क्योंकि अगर हमारी बी की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो बी की रेजिस्टिविटी कम है। अगर बी की और ए उसी हिसाब से ए की अगर कंडक्टिविटी कम है तो ए की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो ए की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ए की रेजिस्टिविटी विल बी मोर, ए की रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम लोग का बी का स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप कम है, तो बी का कंडक्टिविटी ज्यादा है, ए की कंडक्टिविटी कम है। इसका मतलब ए की रेजिस्टिविटी ज्यादा है और बी की रेजिस्टिविटी कम है, तो हम उसी हिसाब से कह देंगे ए की रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि हमारा रो जो होता है वो 1/सिग्मा होता है, यानी रेजिस्टिविटी बराबर 1/कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लो की बात हमने ये वैल्यू मान ली, ठीक है। इस पर हम ऐसे ग्राफ बना लें, इस पर ऐसे हम ग्राफ बना ली किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ई पे। अब इस पे ऐसे हमने ग्राफ बना लिए, तो हमारा ए पॉइंट के लिए, ए वाले ग्राफ के लिए कहाँ ये टच कर रहा है, कुछ यहाँ पर, और बी वाले के लिए कहाँ टच कर रहा है, कुछ यहाँ पर। तो ये हमारा आ रहा है जे फॉर बी, मतलब करंट डेंसिटी फॉर बी, और ये आ रहा है हमारा करंट डेंसिटी फॉर ए, ठीक है। हमारे किसी पर्टिकुलर ई पर, हमसे किसी पर्टिकुलर ई पे पूछा है ना, फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच वायर ए और बी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ग्रेटर इन, अब के एक सर्टेन वैल्यू ऑफ ई के लिए हमारे ए या बी की किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है जे के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं आई बराबर वी डी, है ना, वी डी ई एन ए, है ना, वेयर वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई इज एलिमेंट्री चार्ज, एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए इज हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन। अब हम क्या करेंगे, आई बाई ए कर देंगे, आई बाई ए हमारा हो जाएगा करंट डेंसिटी, आई बाई ए बराबर वी डी ई एन, तो आई बाई ए हमारा हो जाएगा जे बराबर वी डी ई एन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमसे पूछा गया है कि किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका हमारा जे ज्यादा होगा। ध्यान से देखो किसका जे ज्यादा दिख रहा है, जे हम लोग को बी का ज्यादा दिख रहा है, साफ साफ ऊपर सी बात है, साफ साफ सी बात है भाई, जे हम लोग का बी वाला जो है वो ऊपर है हमारा, तो ऊपर है तो जे बी का ज्यादा है। जे अगर बी का हमारा ज्यादा है, बेसिकली जे अगर बी का हमारा जे ए से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ बी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। हम लोगों ने रीजन भी दे दिया कुछ इस तरीके से, इसमें रीजन भी पूछा है ना कि गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, रीजन हम लोग ऐसे सॉल्व करके बता देंगे। आई बराबर वी डी ई एन है, ए से डिवाइड करेंगे, आई बाई ए जे आता है, जे बराबर वी डी ई एन, तो जे अगर हमारा बी का ए से ज्यादा है तो हमारा वी डी भी क्या बी का ए से ज्यादा होगा, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बी की क्या होगी, ए से ज्यादा होगी। ई और एन तो हमारे कांस्टेंट होते हैं, इस वजह से हम कह पाएंगे कि जे बी का जे ए से ज्यादा होने का मतलब है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी का ए से ज्यादा होगा फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ ई। सर्टेन वैल्यू ऑफ ई का मतलब ए का पर्टिकुलर वैल्यू ले लें, उस पे हम मार्क कर लें कि करंट डेंसिटी ए की कितनी आ रही है ए ग्राफ की और बी की कितनी आ रही है, तो हम उसको मार्क करने के बाद क्या करेंगे, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पीछे कंपैरिजन फाइंड कर पाएंगे। एंड कुछ इस तरीके से हमारा पिछला वाला पार्ट हो गया था जिसमें हम लोगों ने रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी वो निकाल लिया था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास 3 सेल्स, 3 सेल हैं कुछ इस तरीके से, है ना, ये 3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 4 वोल्ट, है ना। अब क्या बोला गया है, 3 cells having EMFs 3 volt, 1 volt and 4 volt are connected as shown in figure below. The internal resistance are negligible, है ना, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस सबके नेग्लिजिबल है। इक्विवेलेंट EMF बिटवीन टर्मिनल्स P एंड Q, इनके बीच में इक्विवेलेंट EMF कितना है, देखो अगर ये दोनों सीरीज में तो इसका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ऐड होके 3 + 1 4। तो अगर हम एक बैटरी इसको हटा दें, इसको हटा दें और इसकी जगह एक लौती बैटरी रख दें कुछ इस तरीके से, कैसे, ऐसे, है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 वोल्ट का, क्यों 3 + 1, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में तो हम कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं ऐसे,
है ना, पैरेलल में है, पैरेलल में तो सेम रह जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि 4V, तो ये आ जाएगा P इधर, Q इधर, तो हम लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 वोल्ट। हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 वोल्ट इज आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कह रहा हूँ सॉरी, 4 वोल्ट इज आर इक्विवेलेंट ईएमएफ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमसे पूछा गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ पीस ऑफ मेटल ऑन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो हमारे टाउ पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि हमारे रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, हमारे दो कोलिजन के बीच का टाइम, दो कोलिजन, हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आराम आराम से चल रहे हैं, उनके एक बार कोलाइड किया, ठीक है, कोलाइड किया, रुका, फिर उसके बाद आगे बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, फिर उसके बाद कोलाइड किया, तो इन दो कोलिजन्स के बीच के टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारे टेम्परेचर को बढ़ाने से हमारी जो हीट एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है वो, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से हमारी हीट एनर्जी आएगी, हीट एनर्जी की हमारी किसमें चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करेंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो जल्दी जल्दी, पहले अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, मतलब अगर पहले कोलाइड किया तो ऐसे कोलाइड किया, फिर उसके बाद धीरे 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 गए, फिर दूसरा कोलाइड किया, लेकिन अब क्या होगा, अब पहले से फटाक से ऐसे कोलाइड करेंगे, फिर फटाक से दूसरे वाले से भी कोलाइड करेंगे, यानी कि क्या होगा कि उनके बीच का जो टाइम गैप है, मतलब दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम गैप है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो क्या हो जाएगा, टाउ विल डिक्रीज। इसमें रीजन अगर पूछा है, रीजन तो पूछा नहीं है, रीजन नहीं पूछा तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर हमारा रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, और रीजन पूछा हो तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एनर्जी बढ़ेगी, हीट एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, क्योंकि मतलब वो क्या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी कंजर्वेशन, तो हमारी बेसिकली क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी चेंज हो जाएगी, हमारे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तो स्पीड में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पीड आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले धीरे धीरे मूव कर रहे थे, धीरे धीरे मूव कर रहे थे, उनके पास आराम से बहुत टाइम था दो कोलिजन्स के बीच में, आप जल्दी जल्दी मूव करेंगे ऐसे झटके से एकदम फटाक से, तो होगा क्या कि उनके बीच में जो टाइम गैप है दो कोलिजन के बीच में वो कम हो जाएगा। इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम है, वो रिलैक्स करने का जो टाइम उनके पास था वो कम हो जाएगा, तो टाउ हमारा जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो फुली समझोगे, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हम लोग से क्या पूछा गया है, टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रेजिस्टर हैं, ये है ये कुछ इस तरीके से, है ना, R1 कितना है 1 ओम, और R2 हमारा कितना है 2 ओम, ये किसमें है, पैरेलल में। अच्छा, आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द पावर डेवलप्ड इन द रेजिस्टर R1 इज 4 वॉट। इसमें पावर कितनी है, इसमें पावर है 4 वॉट। अच्छा, तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द पावर डेवलप्ड इन द रेजिस्टर R2, इसमें कितनी पावर होगी। अब इसको, ये अगर पैरेलल में है तो मान लो बात, इसमें एक बैटरी लगी होगी कुछ इस तरीके से, है ना, ये बैटरी लगी है ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें अगर पावर कितनी है 4 वॉट, तो इसमें कितनी पावर होगी, ध्यान से देखो। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में दोनों के अक्रॉस हमारा वोल्टेज सेम होता है, तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है वही वोल्टेज इसके भी अक्रॉस होगा। अच्छा, इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस R1 बराबर वोल्टेज R1 जो होगा अक्रॉस, वही हमारा R2 के अक्रॉस वाला वोल्टेज, वो दोनों बराबर होंगे। अच्छा, अब हमसे क्या बोला गया, इसके अक्रॉस कितना है 4 वॉट, और हम लोग को रेजिस्टेंस गिवन है, तो अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लें तो हम लोग को इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा, तो वोल्टेज और हम रेजिस्टेंस है इसकी पावर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग को रेजिस्टेंस गिवन है, पावर गिवन है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या निकाल लेते हैं, V निकाल लेते हैं। V R1 हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर बाय R, है ना, पावर होता है V स्क्वायर बाय R। हमारा पावर 1 कितना है, पावर 1, पावर फॉर रेजिस्टेंस 1, हमारा ये कितना हो जाएगा V R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1, है ना। तो P1 हम लोग को कितना गिवन है 4 बराबर V R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 हम लोग को 1 गिवन है, तो V R1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, V R1 का स्क्वायर बराबर 4, तो V R1 हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 वोल्ट, 2 वोल्ट हमारा आ गया इसके अक्रॉस वो, तो अब हमारा V R2 भी 2 वोल्ट से आ जाएगा सेम, तो इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट आ गया, तो हम लोग पावर कैसे लिख सकते हैं, पावर अक्रॉस R2 हमारा P2, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, V R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R2। अच्छा, तो P2 हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 डिवाइड बाय R2 कितना है हमारा 2, तो ये हमारा P2 कितना आ जाएगा 2 वॉट्स। तो 2 वॉट्स विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 2 वॉट्स हमारी पावर है डेवलप्ड अक्रॉस रेजिस्टर R2, ठीक है। तो फुली क्वेश्चन समझे होगे। अब इसका और पार्ट करते हैं, एक और पार्ट है ना, दूसरा पार्ट वो भी कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम लोगों से कुछ ऐसा सर्किट गिवन है ना, और कुछ इधर हम लोग को गैल्वेनोमीटर गिवन है ऐसे, इधर 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ठीक है, और इधर हम लोग की बैटरी गिवन है, ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, और इधर हम लोग का एमीटर कनेक्टेड,
कुछ इस तरीके से। अब हमसे क्या बोला गया है, इन फिगर शोन बिलो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज नेग्लिजिबल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, कैलकुलेट द एमीटर रीडिंग, इसकी एमीटर की रीडिंग बतानी है, अज्यूमिंग इट्स रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल, इसका भी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानना है, तो हमें इसकी रीडिंग बतानी है। ध्यान से देखो हमारा क्वेश्चन में, ध्यान से देखो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 दी है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 दी है, इसका मतलब इससे कोई भी करंट नहीं जा रहा है, इससे कोई भी करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। और सही बात है, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है, 4/4 बराबर 4/4 ही तो होता है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इससे कोई करंट नहीं जा रहा है तो इसको हम हटा सकते हैं। अगर इससे कोई करंट नहीं जा रहा है तो इसको हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं ना, ये तार से कोई करंट नहीं जा रहा है तो इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हमारा सर्किट कैसा बन गया, ये सर्किट कुछ ऐसा सा बन गया कि हमारे पास इधर से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, दो पार्ट में बढ़ गया, एक ये पार्ट में एक ये पार्ट में, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 4 + 4 8 और ये हो गया हमारा 4 + 4 8, तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा, कैसा, ऐसा, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, 12 वोल्ट 8 ओम 8 ओम, ठीक है, और इधर हम लोग का वो कनेक्टेड एम्पियर कुछ इस तरीके से। हम 8 और 8 अगर पैरेलल में है 8 और 8, तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा 4 ओम, है ना, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा एमीटर कनेक्टेड है, ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 4 ओम, ये हमारी आ गई 12 वोल्ट, तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा सर्किट में, सर्किट में हमारा करंट आ जाएगा, करंट विल बी 12, हमारा 12 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 यानी कि 3 एम्पियर। तो सर्किट में करंट हमारा फाइनली कितना आ रहा है, 3 एम्पियर इज द क्या, एमीटर की रीडिंग, तो एमीटर की रीडिंग विल बी 3 एम्पियर, है ना, एमीटर की रीडिंग 3 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि एमीटर हमारा करंट ही तो मेजर करता है, ठीक है। हम लोग को कुछ इस तरीके सर्किट गिवन है ना, पोटेंशियोमीटर हैज अ ड्राइवर सेल, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है कुछ इस तरीके से, इसमें एक ड्राइवर सेल डी है, ठीक है, ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट, इसका ईएमएफ कितना है 6 वोल्ट का ईएमएफ है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2 ओम है, शोन इन फिगर गिवन बिलो, फिगर हम लोग को गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है हम लोगों को, करंट फ्लोइंग थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर एबी, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ध्यान से देखो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, 4 ओम इसका खुद का रेजिस्टेंस, तो इस तार को हम रिप्लेस करके एक ऐसा रेजिस्टर लगा सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना हो 4 ओम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और ये हमारी की है, की का कुछ खास काम नहीं है, है ना, उसको हटा सकते हैं हम ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, और इस पूरे वायर को रिप्लेस करके एक ऐसा हम लोग क्या रेजिस्टेंस रख दें जिसका 4 ओम ही क्या हो रेजिस्टेंस हो, ठीक है, 2 ओम 6 ओम एंड ये हमारा 6 वोल्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमसे करंट पूछा गया, तो करंट हमारा कितना आ जाएगा, करंट विल बी आई बराबर कितना वोल्ट की बैटरी है 6 वोल्ट, कितना है 2 + 6 + 4, तो 6 4 10 2 12, यानी कि हमारे पास आ गया 0.5 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो 0.5 एम्पियर का करंट हम लोग को मिल गया, तो हम लोग का पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर एबी के थ्रू हम लोगों का 0.5 एम्पियर का करंट क्या हो जाएगा, फ्लो कर रहा है। फिर सबसे सेकंड पूछा है पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर एबी, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एबी के अक्रॉस वो निकालना पड़ेगा, वी हमारा कितना आ जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जितना इससे करंट जा रहा है इनटू जितना इससे करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है 0.5 इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना है ना, आई इंटू आर, तो I इंटू आर हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 इंटू 4, ये हमारा आ जाएगा बेसिकली 2 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 2 वोल्ट, तो अब हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कहेंगे के, पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी VAB, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो इस AB वायर के अक्रॉस है और इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारा 2 वोल्ट बाय 2 मीटर, यानी कि आ जाएगा हमारा 1 मीटर 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी 1 वोल्ट पर मीटर, ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है, टू सेल्स ऑफ EMF 13 वोल्ट एंड 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सर्किट, इसको हमने सर्किट में कनेक्ट कर रखा है कुछ इस तरीके से, यूजिंग किरचॉफ्स लॉज कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, इसके अक्रॉस हम लोग को क्या बताना है, करंट बताना है, अच्छा क्या किसका यूज करके, किरचॉफ्स लॉ का। तो अब हम काम करते हैं बेसिकली, ध्यान से देखो हमारे पास I1 करंट इधर से आ रहा है, I2 करंट इधर से आ रहा है, तो I1 करंट आया I2 करंट आया, ये यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इस पॉइंट पे D पॉइंट पे I1 भी आया I2 भी आया, तो बेसिकली ये क्या कर जाएंगे, ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे एंड देन आगे मूव करने लगेंगे, यानी कि एट पॉइंट डी अगर हम केसीएल लगाएं, केसीएल एट पॉइंट डी, तो हम कह सकते हैं केसीएल एट पॉइंट डी, तो हम कह सकते हैं करंट तो अगर हम क्या कह सकते हैं, करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर, 5 ओम के रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट आ जाएगा, I1 इधर से आया I2 इधर से आया, दोनों ऐड हो जाएंगे, I1 प्लस I2 हमारा कितना आ जाएगा 5 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट आ जाएगा, ठीक है, I1 प्लस
I2, ठीक है। तो ये तो हमें करंट पता चल गया, ये आएगा। अब हम I1 और I2 निकालना भी तो है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को लूप मानेंगे। तो हम दोनों इस लूप को और इस लूप को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे लूप मान लेते हैं, इसमें अगर हम मान लें लूप कुछ इस तरीके से, ऐसे लूप मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो बैटरी का है ये तो पॉजिटिव नेगेटिव, और बैटरी का है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास लूप ऐसे माना है, तो हम लोग मान लो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, चले 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 चले, यहाँ पे पहुंचे, एंट्री जहाँ पे प्लस, यहाँ से एग्जिट माइनस, चले 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 चले, एंट्री जहाँ पे प्लस, एग्जिट जहाँ से माइनस, ये हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये हो जाएगा ये, फिर उसके बाद ये है 13 वोल्ट की बैटरी, ये है 12 वोल्ट की बैटरी, ये है जहाँ से हमारा जा रहा है I1 कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हमारा यहाँ से ऐसे I2 भी जा रहा है, यहाँ से हमारा I2 जा रहा है, ठीक है। और हमारा क्या हो रहा है, और हम लोग को ये कितना गिवन है, ये रेजिस्टेंस 3 ओम, और ये गिवन है 2 ओम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर से अगर हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, चलो 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 चलो, बाद वाला साइन प्लस, प्लस 13 वोल्ट, प्लस 13 वोल्ट, फिर उसके बाद चलो 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 चलो, माइनस, माइनस 3 ओम, माइनस 3 ओम, और उसके बाद करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। करंट की डायरेक्शन उसी के हमारे लूप के अकॉर्डिंग है, लूप के अकॉर्डिंग हमारी करंट की डायरेक्शन, तो हम कह देंगे क्या, -3 I1, -3 I1, ठीक है। फिर उसके बाद चलो चलो चलो, बाद वाला साइन -12, उसके बाद चलो चलो चलो, बाद वाला साइन -2। देखिए हमारा I2 की डायरेक्शन हमारे लूप के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो हम -2 और -I2 ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बराबर 0, बराबर 0। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 13 -3I1, है ना, -12 और +2I2 बराबर 0। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 13 -12 1 और -3I1 प्लस ये, तो -3I1 प्लस 2I2, है ना, -3I1 प्लस 2I2 बराबर -1, है ना, -1। तो इसको अगर हम बना सकते हैं क्या, 3I1 -2I2 बराबर 1, है ना। तो इस तरीके से 3I1 -2I2, ठीक है, 3I1 -2I2 हमारा क्या बन जाएगा, 1। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई कुछ इस तरीके से। अब हम ये वाले लूप भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वाले लूप अगर हम लगाएंगे, तो इस वाले लूप को अगर हम बना लें कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें जा रहा है हमारा I1 प्लस I2, ठीक है। और इससे कितना आ रहा है, इससे हमारा I2 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा 2 ओम है, ये हमारा 5 ओम है, ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, मान लो की बात है, लूप अपना फिर से कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे लूप अपना ऐसे कंसिडर कर लिया। तो अब हम इस पॉइंट से अगर चलना स्टार्ट करें, तो चले चले चले, एंट्री जहाँ प्लस, यहाँ से एग्जिट माइनस, चलो चलो। अब ध्यान से देखो, इस पे तो माइनस, इस पे प्लस, बहुत इसके बैटरी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा प्लस का एंट्री कहाँ से एग्जिट कहाँ से, इस पे तो नेगेटिव टर्मिनल पे माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल प्लस, चलो चलो चलो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, फिर से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, चलो चलो चलो, बाद वाला साइन -2, और करंट की डायरेक्शन सेम ही है हमारे लूप के डायरेक्शन की, तो -2I2, सॉरी -2 इंटू +I2, ठीक है। चलो चलो चलो, +12, फिर उसके बाद चलो चलो चलो, -5, और -5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी डायरेक्शन भी हमारे लूप के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, तो I1 प्लस I2, है ना, I1 प्लस I2 बराबर 0। तो ये हमारा कितना आ जाएगा फाइनली, -2I2 प्लस 12 -5I1 -5I2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा कितना आ गया फाइनली, ये हमारा आ जाएगा, अगर हम क्या करें, इसको उधर भेज दें, तो ये हमारा बन जाएगा 5I1 और 5I1 प्लस 7I2 बराबर 12, 5I1 प्लस 7I2 बराबर 12। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। 5I1 प्लस 7I2 बराबर 12 सही आ रहा है ना। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये है। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, और इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 से 21I1, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 7 जा 14I2 इक्वल्स टू 7। तो अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 10I1 प्लस 14I2 बराबर 24। तो जिस तरीके से आप इसको और इसको ऐड कर दो, तो इसको और इसको अगर हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास फाइनली बन जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 14I2 बढ़ जाएगा, 10I1 और 21I1 हमारे पास आ जाएगा 31I1, और हमारे पास 24 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 24 प्लस 7 आ जाएगा 31। तो हमारे पास I1 कितना आ जाएगा, I1 आ जाएगा 31/1 यानी कि 1 एम्पियर। तो I1 हमारा 1 एम्पियर आ गया। तो I2 हमारा कितना आ जाएगा, I2 विल बी, I2 हम इससे निकाल सकते हैं, इससे, है ना। तो हम लोग I1 की जगह रख दो 1 एम्पियर, I1 की जगह 1 रख दो, तो 3 into 1 1, है ना, 3 1 जा 1, तो -2I2 बराबर 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2I2 को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, तो 3 3 -1 2 हो गया,
2 बराबर 2i2, 2 बराबर 2i2, तो i2 भी हमारा कितना आ जाएगा, i2 भी हमारा आ जाएगा 2/2, यानी कि i2 भी हमारा 1 एम्पियर आ गया है ना, i2 भी हमारा 1 एम्पियर आ गया ना, सही आ रहा है ना, चेक कर ले। 1 और 1 रखो, इधर रखा 1, इधर रखा 1, तो 3 - 2 1। अब हम क्या करें, इधर भी 1 रखो, 1 रखा 1, इधर भी 1 रखा, तो 5 + 7 12। हाँ तो सही आ रहा है, इसका मतलब i1 भी 1 एम्पियर आ रहा है, i2 भी हमारा 1 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब हमारे 5 ओम के थ्रू जो करंट पूछा, तो 5 ओम के थ्रू कितना करंट था, i1 + i2, तो 5 ओम के थ्रू करंट हमारा आ जाएगा i1 + i2, यानी कि हमारा कितना 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, 5 ओम एज रेजिस्टर के थ्रू करंट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इफ R1 एंड R2 आर फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ 100 वॉट बल्ब, एक 100 वॉट की बल्ब है ना, जिसका R1 रेजिस्टेंस है, और एक 50 वोल्ट की बल्ब है जिसका R2 रेजिस्टेंस है। ओके, हम लोग को ये पता चल गया। फिर रिस्पेक्टिवली डिजाइन टू ऑपरेट ऑन द सेम वोल्टेज, इन दोनों का वोल्टेज कैसा है, सेम है, इसका भी V है और इसका भी V है। अच्छा, देन हम लोग को बताना है R1 और R2 के बीच में रिलेशन बताना है। तो R1 और R2 के बीच में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, देखो P हमारा क्या हो जाता है, P होता है हमारा V²/R। अच्छा, P हमारा V²/R होता है, और इसमें भी P बराबर V²/R हो जाए, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, 100 बराबर V²/R1। ओके, और इसमें हम क्या लिखेंगे, 50 बराबर V²/R2। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको लिख दें R1 बराबर V²/100 है ना, और R2 को कैसे लिख दें, R2 को हम लिख दें V²/50। अब हमें R1 और R2 के बीच में रिलेशन बताना है, तो हम क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं। रेशियो ले लेंगे तो R1/R2 क्या बन जाएगा हमारा, V²/100 डिवाइड बाय V²/50। ठीक है, तो V² से V² कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्या, 50/100। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/2। तो हमारा बेसिकली R1 कितना आ रहा है, R1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, R1 देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे, R1/R2 बराबर 1/2। तो 2 इधर गया, ये इधर गया, तो ये क्या बन जाएगा, 2R1 बराबर R2। तो 2R1 बराबर R2 हम लोग का आ रहा है रिलेशन, यानी कि ऑप्शन डी R2 बराबर 2R1 हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, नेम द कंजर्वेशन प्रिंसिपल इम्प्लाइड इन किरचॉफ जंक्शन लॉ। अच्छा, हम लोग से केसीएल किरचॉफ जंक्शन लॉ में कौन सा कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगता है फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, तो भाई किरचॉफ जंक्शन लॉ में हमारा बेसिकली कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और हमारे किरचॉफ वोल्टेज लॉ में लगता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। हमारे इन दोनों में किरचॉफ जंक्शन लॉ में लगता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा, 23 है ना, चेक कर, 23 है, हाँ 23 है। क्या कहता है, विद रेफरेंस टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर इन व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, है ना। तो यही होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स the positive end of the conductor in the when the external electric field is applied, है ना। तो कुछ इसको हम क्या कह सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर पूछा है स्टेट एनी वन यूज ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का एक यूज बताना है। तो भाई पोटेंशियोमीटर हमारा इट इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, या फिर इट इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, है ना। बहुत सारे इसके हम लोग के यूजेस हो सकते हैं। तो अगर लिखना है एक, तो ये लिख सकते हैं कि क्या, इट इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ मीटर ब्रिज सर्किट रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट gap is 4 ohm and an unknown resistor R is in the right hand gap. Unknown resistance R right hand gap में shown in the figure. The null point is found to be at 40 centimeter. Null point 40 centimeter पे आ रहा है left from the left end of the wire. फिर हमसे बोला गया calculate the value of the unknown resistance R. अच्छा, हम लोग को R की क्या बतानी है, calculate the value of अननोन रेजिस्टेंस R, हम लोगों को इसकी वैल्यू बतानी है अननोन रेजिस्टेंस R की। तो हम लोग का क्या होता है, ये होता है बेसिकली R1/R2 बराबर L1/100 माइनस L, है ना। तो R1/R2 बराबर L/100 माइनस L। तो R1 कितना है हमारा 4, R2 हम लोग को फाइंड करना है R, L हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर, और 100 माइनस L यानी कि 100 टोटल है, उसमें से 40 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास R कितना आ जाएगा, R हमारे पास आ जाएगा 4 से ये जाएगा 10 टाइम्स, 0 से ये जाएगा, तो R हमारा बेसिकली आ जाएगा 6 ओम। R हमारा बेसिकली आ जाएगा 6 ओम, कितना आ जाएगा हमारा,
क्या आर आ जाएगा हमारा, अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा 6 ओम, ठीक है। फिर हमसे सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है कि व्हाट चेंज विल यू मेक इन आर टू ब्रिंग द नल पॉइंट टू द मिड पॉइंट ऑफ द वायर ए बी। अच्छा, अगर हम लोग को नल पॉइंट को मिड पॉइंट पे लाना है, मतलब बेसिकली हम लोगों को इसको यहाँ पर लाना है कुछ इस तरीके से। हम लोग मतलब आर में हम क्या चेंज करें, हमसे आर में चेंज करने को पूछा, मतलब इसको हम ऐसा ही रखेंगे बस, और हम क्या करेंगे, इसको हमको मिड पॉइंट पे लाना है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम फिर से अपना फॉर्मूला लगाते हैं, R1/R2 बराबर L बाय 100 माइनस एल। तो R1 की जगह हम क्या करते हैं, R1 तो हमारा 4 अभी भी है, R2 मतलब R हमारा, L हमारा अब मिड पॉइंट पे आ गया, मिड पॉइंट पे यानी कि 50 सेंटीमीटर पे, और 100 माइनस 50 कितना होता है हमारा, वो भी 50 होता है। तो 50 कट जाएगा, तो R हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, R हमारा 4 ओम आ जाएगा। इसका मतलब R अगर हम 4 ओम रख दें तो हमारा ये जो है नल पॉइंट वो 50 सेंटीमीटर एकदम एक्जैक्टली बीच में आ जाएगा। तो व्हाट चेंज विल यू मेक इन R टू ब्रिंग द नल पॉइंट टू द मिड पॉइंट ऑफ द वायर AB। तो हम कह सकते हैं कि we will decrease the resistance of wire, क्या resistance of unknown resistor R from 6 ohm to 4 ohm। तो हमारा बेसिकली क्या होगा, ये नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर पर आ जाएगा, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझे होगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये वाला क्या कहता है, अ सर्किट इज यूज्ड टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द ईएमएफ ऑफ सेल। है ना, हम लोग का सर्किट है, क्या डिटरमिन करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। इट कंसिस्ट ऑफ द सेल, इसमें एक सेल है हमारा, एक वेरिएबल रेजिस्टर है, एक आइडियल एमीटर है, एक आइडियल वोल्ट मीटर है। अच्छा, फिगर हम लोग का जो है शोज पार्ट ऑफ द सर्किट विद द एमीटर एंड वोल्ट मीटर मिसिंग। इसमें एमीटर वोल्ट मीटर मिसिंग है। तो हम देखो एमीटर वोल्ट मीटर मिसिंग, तो एमीटर हमारा सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में लगता है। अच्छा, तो अब हमसे क्या बोला गया है, द वेरिएबल रेजिस्टर इज सेड टू बी, हम लोग का इसका वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू कर दी गई है 1.5 ओम, ठीक है। और हमसे क्या बोला है, व्हेन द सेल कन्वर्ट 7.2 मिली जूल ऑफ एनर्जी। हमारा ये जो सेल है क्या करता है, 7.2 मिली जूल ऑफ एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो हमारा 5.8 मिली कूलम ऑफ चार्ज क्या करता है, मूव्स कंप्लीटली अराउंड द सर्किट। तो हमारा जो ये 5 अगर ये कन्वर्ट करता है कितनी एनर्जी, 7.2 मिली जूल की एनर्जी, तो 5.8 मिली कूलम का चार्ज जो है वो पूरे सर्किट में मूव करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरिएबल रेजिस्टर इज, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.55 वोल्ट्स गिवन है। अच्छा, और क्या पूछा है, रीड्रॉ द डायग्राम शोइंग द पोजीशंस ऑफ द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। तो भाई एमीटर हमारा लगेगा सीरीज में, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने सीरीज में लगा दिया, और वोल्ट मीटर लगेगा हमारा पैरेलल में, पैरेलल टू द बैटरी, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। तो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा पार्ट मेजर हो जाएगा कि हमारा ये कितना आ रहा है ना, ये हम लोगों का मेजर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं, सही बात है ना। एम मीटर सीरीज में लगा दिया, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया, तो हम लोगों का वोल्ट मीटर क्या पढ़ लेगा, हम लोगों का वो पढ़ लेगा क्या, वोल्टेज रीडिंग, और ये हमारी करंट की रीडिंग पढ़ लेगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब हमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, हम लोग को डेटा क्या गिवन है, एक देखो ईएमएफ ऑफ द सेल हम लोग वैसे तो निकाल सकते हैं, ई बराबर क्या, ई बराबर टर्मिनल वोल्टेज, है ना, ई बराबर टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट। मगर इसमें हम लोगों को ना इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, ना हम लोग को टर्मिनल वोल्टेज की चलो बात करिए, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह इसकी तो बात करी ही नहीं है। करंट हम लोग को करंट भी नहीं गिवन है, तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। लेकिन इसमें कुछ और गिवन है, इसमें हम लोग का ईएमएफ का दूसरा फॉर्मूला लगेगा। जब हम लोग का पूरे सर्किट में क्या होता है, पूरे सर्किट में चार्ज घूमता है, पूरे सर्किट में चार्ज घूमता है, तो वो कुछ वर्क डन करता है, मतलब बेसिकली हम कुछ वर्क डन करते हैं चार्ज पे, तब जाके हमारा चार्ज जो होता है पूरे सर्किट में घूमता है, तो उसको हम कहते हैं ईएमएफ, है ना। तो ईएमएफ क्या होता है हमारा, देखो हमने पढ़ा हुआ है कि वोल्ट हमारा क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। हम लोग का वोल्ट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम ईएमएफ जो कि जिसकी भी यूनिट वोल्टेज ही होती है, ईएमएफ को कैसे कह सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड द कंप्लीट द सर्किट डिवाइड बाय कितने चार्ज को हमने घुमाया है, कुछ इस तरीके से। तो ईएमएफ हमारा कितना आ जाएगा, ईएमएफ हमारा आ जाएगा 7.2 मिली जूल, 7.2 मिली जूल डिवाइड बाय हमारे पास क्या था, 5.8 मिली कूलम, 5.8 मिली कूलम। तो ये आ जाएगा 7.2 इंटू 10 की पावर -3 जूल, है ना, डिवाइड बाय 5.8 मिली कूलम, यानी 5.8 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ये से ये कट जाएगा, और हमारे पास 7.2 डिवाइड बाय 5.8, इसको हम डिवाइड कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 7.2 डिवाइड बाय 5.8, ये हमारा आ जाएगा कितना, ये आ रहा है 1.241। तो हमारा ईएमएफ कितना आ जाएगा, ईएमएफ हमारा फाइनली आ जाएगा 1.241 वोल्ट्स। तो हमारा 1.241 आ रहा है वोल्ट्स कितना, ईएमएफ का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अक्रॉस द सेल, कंप्लीट द सर्किट, है ना, कंप्लीट सर्किट में घुमाने में कितना ये हम वर्क लगा, डिवाइड बाय हमने कितने चार्ज को घुमाया
तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमें ये हमारा ईएमएफ कितना है, तो हमारा वो हो जाएगा W बाई क्यू, ई बराबर W बाई क्यू। तो हम लोगों ने ऐसे कर देंगे तो हम लोगों को फाइनली हम लोग का ईएमएफ 1.241 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है, फिगर बिलो शोज अ सर्किट कंटेनिंग एन एमीटर एंड अ गैल्वेनोमीटर एंड अ प्लग की, एक प्लग की के है, व्हेन द की इज क्लोज, की को क्लोज कर देंगे यानी कि हमारे बेसिकली स्विच हम लोग ऑन कर देंगे, तो हम लोग का पूछा क्या है कि बोथ जी एंड ए शो डिफ्लेक्शंस, नीदर जी और नॉर ए शो डिफ्लेक्शन, जी शोज डिफ्लेक्शन बट ए डज नॉट, ए शोज डिफ्लेक्शन बट जी डज नॉट। तो हम लोग को डिफ्लेक्शन शो करा, देखो डिफ्लेक्शन हमारे ए और जी, ए हमारा क्या मेजर करता है, करंट, और जी भी हमारा बहुत फीबल सा, बहुत ही पतला सा, बहुत ही छोटा सा करंट मेजर करता है। इसका मतलब डायरेक्शन, मतलब बेसिकली ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों हमारे डिफ्लेक्शन तब शो करेंगे, डिफ्लेक्शन तब शो करेंगे जब इनसे करंट पास करेगा, तो करंट पास करेगा तब इनमें डिफ्लेक्शन शो होगा। तो अब हमें चेक करना है कि इनसे करंट पास करेगा या नहीं। तो अब देखो ये हमारा क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है, सबसे पहले चेक कर लो, तो 2/4 बराबर 5/10, क्या ये होता है 2/4 होता है 1/2 और 5/10 होता है 1/2। इसका मतलब हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो आ रहा है, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा, इससे कोई करंट नहीं जाएगा, तो हमारा इस वाले पार्ट से कोई करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारा जी जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन हमारा बेसिकली ए जो है वो सर्किट से लगा है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये सीरीज में, ये सीरीज में, फिर ये ओवरऑल पैरेलल में, उसके बाद हम वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, तो ए से तुम्हारा करंट जाएगा यानी कि एमीटर से तो करंट जाएगा, यानी कि एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन जी यानी कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक्ट करेगा, तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन इससे करंट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ए शोज रिफ्लेक्शन बट जी डज नॉट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमसे पूछा गया, करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर इज ग्रेजुअली इंक्रीज, करंट को हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, एक मेटालिक वायर में फ्लो कर रहा है, शो ग्राफिकली हाउ हीटिंग पावर पी डेवलप्ड इन इट वैरीज विद द करंट। हमारा पी जो है वो कैसे वैरी करता है, देखो पावर होता है हमारा किसके बराबर, आई स्क्वायर आर के बराबर, पी हमारा होता है वेयर आर इज अ कांस्टेंट, है ना, हमारा पी जो होता है आई स्क्वायर आर के बराबर। अब हमें पी और आई का ग्राफ बनाना है, किसका बनाना है, पी और आई का ग्राफ, तो पी वर्सेस आई का ग्राफ बनेगा, देखो पी और आई, तो हमारा ये है कुछ y बराबर एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ, y बराबर एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ, यानी कि क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है कुछ ऐसा। तो हमारा p वर्सेस y का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि शो हाउ ग्राफिकली हाउ हीटिंग पावर डेवलप्ड इन इट वैरीज विद द करंट आई, तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा ग्राफिकली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला ग्राफ क्या गिवन है, इन फिगर बिलो द करंट वोल्टेज ग्राफ्स और अ कंडक्टर आर गिवन है टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। हम लोग को T1 T2 पर दो ग्राफ गिवन है। हाँ, तो उसके बाद हम लोग को क्या गिवन है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमें आई वर्सेस आई का ग्राफ गिवन है, आई वर्सेस वी का ग्राफ गिवन है, पूछा है एट विच टेम्परेचर T1 और T2 इज द रेजिस्टेंस हायर, विच टेम्परेचर T1 और T2 इज हायर। अच्छा, तो हमसे रेजिस्टेंस किस पे ज्यादा है ये पूछा और टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है ये पूछा है। तो अब एक काम करते हैं, अब देखो हम लोग को आई वी का ग्राफ गिवन है और रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है, इसका मतलब इन आई वी और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है वी बराबर आई आर। अच्छा, अब हमारा ध्यान से देखो ग्राफ किसका गिवन है, आई और वी का, तो हमारा स्लोप क्या होना चाहिए, आई बाय वी, आई बाय वी हमारा स्लोप हो जाएगा। तो आई बाय वी अगर हम निकाले तो आई बाय वी करेंगे इसको, तो आई बाय वी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1/r के। अच्छा, आई बाय वी हमारा 1/r के बराबर आ जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि आई बाय वी 1/r के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा जिसका स्लोप ज्यादा होगा, यानी कि हमारा स्लोप क्या आ गया, स्लोप आ गया बेसिकली 1/r के बराबर। अच्छा, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आप ध्यान से देखो स्लोप किसका ज्यादा है, T1 का स्लोप ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, T1 का क्या होगा, T1 का रेजिस्टेंस कम होगा, और T2 वाले का क्या हो जाएगा, हमारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे T2 वाले का कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज हायर, है ना, T2 वाले का रेजिस्टेंस हायर हो जाएगा, ठीक है। हमसे यही पूछा था कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हमारा क्योंकि इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप कम है, तो स्लोप जिसका कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि हमारा आई बाय वी का ग्राफ 1/r देता है, तो स्लोप कम आर ज्यादा, तो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, T2 वाले ग्राफ पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अब हमारा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका बेसिकली रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इसका मतलब अब हमारा रेजिस्टेंस अगर T2 वाले का ज्यादा है तो टेम्परेचर भी हमारा T2 वाला ही तो ज्यादा होगा, है ना, T1 से ज्यादा T2 होगा, तभी तो हमारा क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है। T2 अगर ज्यादा है तभी हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, एंड इसी वजह से हमारा इसका स्लोप कम आ रहा है, एंड इसका स्लोप कम आ रहा है, इसी वजह से ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है। तो हमारा बेसिकली T2 वाला टेम्परेचर भी ज्यादा है और रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। T2 टेम्परेचर ज्यादा है क्यों, क्योंकि हमारे बेसिकली R और T2 कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस अगर T2 का ज्यादा है तो हमारे T2 वाले टेम्परेचर भी तो ज्यादा ही होना चाहिए। तो होपफुली ये पार्ट समझे होगे किस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ठीक है।
इस वाले क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट पहले करते हैं, क्या बोलता है, फिगर बिलो शोज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ए पार्ट, अप्लाई किरचॉफ जंक्शन रूल एट द जंक्शन ए पे हम लोग को जंक्शन रूल लगाना है टू फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। इसके थ्रू करंट बताना है, I2 बताना है। तो ध्यान से देखो, करंट देखो, जंक्शन हमारा क्या कहता है, जंक्शन रूल कहता है जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाना चाहिए। तो कितना करंट आ रहा है, इस पे करंट आ रहा है I बराबर 5 पे, तो I आ रहा है, और कितना करंट इससे जा रहा है, I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, तो I बराबर I1 प्लस I2 होना चाहिए। ठीक है, तो I हमारा कितना है 5 एम्पियर, I1 हमारा कितना है 2 एम्पियर, और I2 हमारा पता नहीं, तो हम लोग को I2 ही तो फाइंड करना है। I2 हमारा कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 एम्पियर। तो हम लोग का I2 कितना आ रहा है, हम लोग का I2 आ रहा है बेसिकली 3 एम्पियर करंट। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि अप्लाई किरचॉफ्स लूप रूल टू द लूप ABDA। इस पे हम लोग को लूप रूल लगाना है। ठीक है, टू फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द 7 ओम रेजिस्टर, तो हमें ताकि I3 मिल जाए। अच्छा, हमें लूप रूल लगाना है, तो लूप रूल लगाएंगे तो एक काम करते हैं कि हम मान लेते हैं इसमें कैसे जा रहा है, हम लोगों का कुछ इस तरीके से लूप है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा कितना है 7 ओम, ये हमारा कितना है 4 ओम, ये हमारा 5 ओम है ना, ये हमारा ABD। ठीक है, ठीक है, इसको बाहर लिख लेते हैं ऐसे 4 ओम 5 ओम। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लूप हमारा कुछ इस तरीके से है ना, लूप है हमारा ऐसे, लूप है हमारा ऐसे। ठीक है, लूप है हमारा ऐसे, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर लूप ऐसे है, तो अगर हम इस पॉइंट, अगर लूप ऐसे है तो अगर हम इस पॉइंट से चलना चालू करें, इस पॉइंट चले 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 एंट्री एग्जिट, चले चले एंट्री एग्जिट, चले 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 एंट्री एग्जिट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, और हमारा करंट कैसे जा रहा है, I1 ऐसे जा रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, I3 कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऐसे चलने चालू किए थे, यही पॉइंट से फिर से चलना चालू हुआ, चलो चलो चलो, बाद वाला साइन -4। हमारा I1 कैसे जा रहा है, I1 उल्टा जा रहा है ना, हम लोग का हमारा लूप कैसे जा रहा है, लूप का डायरेक्शन ऐसे, I1 का डायरेक्शन उल्टा है, तो -I1 ले लेंगे, -I1। ठीक है, फिर चले 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 अब हम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -5 है ना, -5, बाद वाला साइन, बाद वाला साइन -5, और I2 की डायरेक्शन हमारी लूप की डायरेक्शन में ही है, तो I2 की डायरेक्शन में ले लेंगे +I2, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद चले 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 बाद वाला साइन -7। ठीक है, और हमारे I3 की डायरेक्शन फिर से लूप के उल्टी है, तो ये क्या आ जाएगा -I3, कुछ इस तरीके से, बराबर क्या है, बराबर 0। ठीक है, अब हमारा I1 कितना है, I2 कितना है, I1 है हमारा 2, I2 है हमारा 3, I1 हमारे 2 है, I2 हमारा 3 है, तो हम रख देंगे इसकी वैल्यू -4 -2 -5 है ना, I2 हमारा 3 -7 -I3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -4 -2 8 -5 15 15 यानी कि -15 और -7, और इधर आ जाएगा +7 I3। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 8 -15 होता है -7, और -7 इधर जाएगा 7 में जाएगा, तो 7 I3 हमारा कितना आ जाएगा 7 I3 7 आ जाएगा, तो I3 हमारा आ जाएगा 7/7 यानी कि 1 एम्पियर। तो हम लोग का I3 कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया, I3 कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। इसका मतलब 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर जाएगा, 1 एम्पियर नीचे को आएगा, 1 एम्पियर नीचे को आएगा, 3 एम्पियर इधर जाएगा, तो 4 एम्पियर आगे को जाएगा। इस तरीके से इसका आगे का भी एनालिसिस मैंने बता दिया। ठीक है, कि हमारा 2 एम्पियर आया, उसमें से 1 एम्पियर ऐसे गया, तो 1 एम्पियर पक्की बात है ऐसे जा रहा होगा, और इधर से कैसे आ रहा है 3 एम्पियर, और इधर से कैसे आ रहा है 1 एम्पियर, तो 3 और 1 मिलकर इधर से 4 जा रहे होंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। हम लोगों को क्या पता चलेगा, 7 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट पता चल गया कितना आ रहा है, 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है, इन अ पोटेंशियोमीटर सेल इज बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर। When the circuit is open, a cell is balanced at 100 centimeter when short circuited through a resistance of 10 ohm. Find the internal resistance of the cell. अच्छा, पोटेंशियोमीटर है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, तो पोटेंशियोमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल r यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर कैपिटल R L1/L2 -1। ठीक है, तो हमारा स्मॉल r पूछा है, कैपिटल R हम लोग को कितना गिवन है क्वेश्चन में, 10 ओम। अच्छा, L1 हम लोग को कितना गिवन है, इन अ पोटेंशियोमीटर सेल इज बैलेंस एट 110 सेंटीमीटर, तो 110 आ रहा है। L2 हमारा कितना आ रहा है, L2 हमारा 100 है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये बन जाएगा L2 कितना हम लोग को गिवन है, 100 सेंटीमीटर -1। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, r बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 10, ये हमारा 0 से 0 गया, 1.1 डिवाइड बाई 10, मतलब सॉरी 11 डिवाइड 10 हमारा कितना आ जाएगा 1.1। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और -1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, r बराबर 10 इंटू 1.1 -1 0.1 इंटू 10 हमारे पास आ जाएगा कितना, 1 ओम। तो हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनल कितना आ रहा है, 1 ओम। ठीक है,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, स्टडी द टू सर्किट्स शोन इन फिगर बिलो, द सेल्स इन द टू सर्किट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जो सेल हैं ये सब, ये सारे आइडेंटिकल हैं ईच अदर के, मतलब, और रेजिस्टेंस ऑफ द लोड रेजिस्टर आर इज द सेम इन बोथ सर्किट। तो आर और आर दोनों का सेम है। अब बोला इफ द सेम करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर आर इन बोथ सर्किट्स, यानी कि इससे भी आई करंट जा रहा है और इससे भी आई करंट जा रहा है। अच्छा, तो अब क्या बोला है, आई करंट, सॉरी, इस साइड को नहीं, ऐसे जाएगा ना उल्टा, क्योंकि हमारी बैटरी पोजीशन ऐसे है और इसमें भी ऐसे ही जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो आई करंट ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या पता है कि इफ द सेम करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर आर इन बोथ सर्किट्स, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच एल इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ, क्या, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर आर। मतलब हम लोग को इसको निकालना है कैपिटल आर के टर्म्स में, स्मॉल आर को निकालना है हम लोगों को बेसिकली कैपिटल आर के टर्म्स में। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, इसका हमारा टोटल कितना आ जाएगा, टोटल ईएमएफ, टोटल हमारी ईएमएफ ऑफ बैटरी, टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी कितना आ जाएगा हमारा 2E। अच्छा, टोटल आर कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा बेसिकली आर प्लस 2R। अच्छा, और इसमें अगर हम देखें आर प्लस 2R, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से। इसमें टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा, इसमें हमारा टोटल ईएमएफ आ जाएगा हमारा E, है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल में। और हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये और दो किस, ये और ये किसमें है, पैरेलल में, तो R और R हमारा R/2 और साथ में R ऐड कर देंगे तो R प्लस R/2, कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास करंट को कैसे लिख सकते हैं, करंट को हम लिख सकते हैं I बराबर EMF बाय R इक्विवेलेंट, है ना, EMF बाय R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है इसमें आ रहा है 2E बाय R प्लस 2R, और इसमें कितना आ रहा है I, इसमें आ रहा है E बाय R प्लस R/2। अब इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट करते हैं क्योंकि करंट सेम है, करंट सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2E बाय R प्लस 2R बराबर E बाय R प्लस R/2। अब देखो R प्लस R/2, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा E बाय 2R प्लस R/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 को ऊपर ले जाओ तो 2E बाय 2R प्लस R। तो ये हमारा फाइनली क्या बन गया, तो ये हमारा फाइनली बन गया 2R इसके आगे और 2E इसके आगे, कुछ इस तरीके से, है ना। अब 2E से 2E कट जाएगा, अब हमारा ये बन जाएगा क्या, 2 कैपिटल R प्लस R बराबर R प्लस 2R, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा 2R माइनस R, 2R माइनस R बराबर 2 स्मॉल r माइनस r, तो 2 कैपिटल R माइनस R, ये बन जाएगा R बराबर ये हमारा स्मॉल r। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया R और R के बीच में, कि हमारा बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बराबर क्या आ गया हमारा लोड रेजिस्टर, है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल हमारा लोड रेजिस्टर के बराबर आ गया। रिलेशन हम लोग को यही फाइंड करना था, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का रिलेशन आ गया है कुछ, है ना। तो हम लोगों का यही बताना था कि क्या, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस आर। हम लोग को इसको इसके टर्म्स से बताना था, हम लोगों ने बता दिया, यानी कि ये नहीं, मतलब हम लोग को ये बताना था आर बराबर आर, है ना, इसको बताना था इसके टर्म्स में। तो आर को आर ऐसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से ना, शो योर कैलकुलेशन, तुम्हें अपने कैलकुलेशन वगैरह करके बता दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्या कहता है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी इज गिवन बाय, कैसे गिवन है, बी डी बराबर माइनस ई बाय एम into tau। अच्छा, tau here, E is the charge of the electron, E is the electric field, tau is the average time between collisions and m is the mass of the electron। ठीक है, सही बात है। Based on this, answer the following: how does the drift velocity change with a change in the potential difference across the conductor। अच्छा, potential difference चेंज करने से हमारी कैसे चेंज होती है, तो अगर हमारा क्या कह सकते हैं, E हमारा क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं, E को हम लिख सकते हैं, E को हम लिख सकते हैं V बाई डी, E को हम V बाई डी लिख सकते हैं। तो हमारा V, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, तो V D यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगा हमारा, माइनस E V बाय M D इंटू टाउ, है ना। तो हम लोग को क्या बोला है कि हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज विद अ चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो हम अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, है ना, तो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी सेम प्रोपोर्शन में, है ना, क्योंकि जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, ठीक है। अब क्या बोला है हमसे, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ सोर्स। अगर हम क्या करें, कॉपर वायर जिसका लेंथ L है उसको हम सोर्स से कनेक्ट कर दें, इफ द कॉपर वायर इज रिप्लेस्ड बाय
अनदर वायर ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हम इस कॉपर वायर को हटा दें दूसरे कॉपर वायर से जिसका सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो बट लेंथ कैसी हो, लेंथ हो 4l, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कैसा चेंज आएगा। अच्छा, तो अगर हम क्या करें, अगर हम बेसिकली एक कॉपर वायर लिया जिसकी बेसिकली हमारी लेंथ कितनी थी, लेंथ यानी कि d की जगह हम l लिख सकते हैं, d की जगह हम l लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि d है डिस्टेंस, डिस्टेंस जितने पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, मतलब जितनी दूरी के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसी में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो l भी हम लिख सकते हैं ना, तो v by l लिख दिया तो भी सेम है। तो अब हमारा vd पहले केस में यानी कि हमारे पास इनिशियल केस में जो हमारा पहला कॉपर है, मतलब पहला कॉपर का वायर, उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हमारे पास आ जाएगा माइनस ई वी टाउ बाय एम एल। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, हमने क्या किया बेसिकली 4l का अगर हमने ले लिया, अगर हमने 4l का वायर ले लिया तो वी डी फाइनल कितना हो गया, वी डी फाइनल हो गया हमारा माइनस ई वी टाउ बाय एम 4l यानी कि हमारा बेसिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू माइनस ई वी टाउ बाय एम एल। तो ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा वी डी फाइनल किसके बराबर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो फाइनल है वो किसके बराबर है 1/4 इंटू ये इसके बराबर है, यानी कि वी डी इनिशियल है ना, हमारे इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज, हम लोगों ने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स 1/4 टाइम्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी becomes 1/4 times of its initial value, है ना, क्योंकि हमारा यहाँ पे d जो था, d क्या था, लेंथ ही तो थी, E बराबर v बाई डी, डी हमारी लेंथ ही तो थी, कितनी दूरी में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा E आ जाएगा, एंड उसी हिसाब से हम क्या कर देंगे, इसको हमारा कैलकुलेट कर लेंगे। पहले केस में हमारा क्या आ जाएगा L नॉर्मली, दूसरे केस में हमारा 4l को हम 4 को बाहर निकाल लेंगे, ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे तो 1/4 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनिशियल आ जाएगा, इसका मतलब फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा क्या बन जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ बेसिकली क्या इनिशियल वैल्यू का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एंड इसी के साथ हम लोग का ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे बाकी के दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।